नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बीकॉम पार्ट सेकंड इनकम फ्रॉम सैलरी हेड के अंतर्गत प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी के अंतर्गत प्रोविडेंट फंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रोविडेंट फंड्स है जो भविष्य निधि जिसे हम कहेंगे। भविष्य निधि से तात्पर्य भविष्य के लिए एक निधि या कोष बनाना है, यानी फ्यूचर के लिए आपको एक फंड बनाना है, तो इसको हम भविष्य निधि कह सकते हैं। तो कर्मचारी भविष्य निधि है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड है, एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत कर्मचारी एक निश्चित राशि अपने स्वयं के हस्तांतरण रूप में जमा कराता है। इसके अंतर्गत एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के अंतर्गत जो एम्प्लॉय है वो एक फिक्स निश्चित राशि है अपने उसके कंट्रीब्यूशन करता है, और सामान्यतः यह राशि प्रति माह उसके वेतन से ही काट ली जाती है। ज़्यादातर क्या होता है, जो सैलरी में से ये इसकी जो राशि वो काट ली जाती है। इस कोष में कुछ राशि नियोक्ता भी अपनी तरफ से प्रत्येक मास में जमा कराता है, और कुछ राशि जो है एम्प्लॉयर भी जमा करवाता है। ये दोनों राशियाँ नियोक्ता द्वारा बैंक में, पोस्ट ऑफिस में अथवा सरकारी प्रतिभूतियों आदि में विशिष्ट उद्देश्य के लिए, उद्देश्य क्या होगा, भविष्य में कर्मचारी को प्रदान करने के लिए विनियोजित की जाती है। इसको इन्वेस्ट कर देते हैं, जिस पर भी जो ब्याज प्राप्त होता है इसी फंड में डालकर पुनः विनियोजित कर देते हैं, यानी वापस री इन्वेस्ट कर देते हैं। यह प्रक्रिया कर्मचारी के सेवा काल तक जारी रहती है। जब तक कर्मचारी सर्विस में रहता है तब तक ये जो प्रोसेस है चलता रहता है। और सेवानिवृत्ति के पश्चात जब रिटायरमेंट हो जाता है कर्मचारी द्वारा, सेवा या रिटायरमेंट हो गया, सेवा त्याग दी अथवा कर्मचारी की मृत्यु हो गई होने पर उक्त राशि में ब्याज कर्मचारी को या उसके परिवार के उत्तराधिकारी मृत्यु पर दे दी जाती है। अब जो कर्मचारी भविष्य निधि से संबंधित तीन प्रकार के कोष नियोक्ता द्वारा रखे जाते हैं। तीन प्रकार के प्रोविडेंट फंड होते हैं। जो फर्स्ट हमारा है वो है वैधानिक भविष्य निधि। जो भविष्य निधि अधिनियम 1925 के अंतर्गत रखे गए भविष्य निधि खातों को वैधानिक भविष्य निधि कहा जाता है। यानी इस अधिनियम 1925 के अंतर्गत जो भी भविष्य निधि बनाई जाएगी उसको हम वैधानिक भविष्य निधि कहेंगे। यह भविष्य निधि सरकारी, अर्ध सरकारी संस्थाओं, मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय संस्थाओं, विश्वविद्यालयों द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए रखे जाते हैं। सेकंड है प्रमाणित भविष्य निधि, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। कर्मचारी भविष्य अधिनियम 1952 के अंतर्गत भविष्य निधि अधिनियम होगा 1952 के अंतर्गत रखे गए भविष्य निधि खाते जो आयोग द्वारा अनुमोदित हो, इनकम टैक्स कमिश्नर द्वारा उसको हम अनुमोदित करार किया हो, को प्रमाणित भविष्य निधि कहते हैं। इस प्रकार की भविष्य निधि बैंकों, बीमा कंपनियों, उद्योगों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए रखी जाती है। नेक्स्ट है जो 6 पॉइंट हमारा अप्रमाणित भविष्य निधि, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ऐसी भविष्य निधि जो न तो प्रमाणित है और न ही वैधानिक है को हम अप्रमाणित भविष्य निधि कहा जाता है। यह भविष्य निधि आयकर द्वारा अनुमोदित नहीं होती है। अब हम हमारा इनकम टैक्स एक्ट है वो इस भविष्य निधियों के बारे में क्या कहता है। भविष्य निधियाँ एवं आयकर अधिनियम, कर्मचारी द्वारा प्रतिमाह जो राशि इस कोष में जमा कराई जाती है, अर्थात कर्मचारी का अंशदान, नियोक्ता द्वारा जो राशि इस कोष में जमा कराई जाती है अर्थात नियोक्ता का अंशदान, यानी एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन एंड एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन। दो तरह कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें जमा, एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन एंड एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, दो प्रकार के कॉन्ट्रीब्यूशन है वो इसमें शामिल होते हैं। और इन राशियों के एकत्रित शेष पर मिलने वाला ब्याज जो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन है और एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन है, इन दोनों पर मिलने वाला ब्याज तथा सेवानिवृत्ति पर या मृत्यु पर कर्मचारी को देय राशि पर कर लगाने के उद्देश्य से आयकर अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न प्रावधान बनाएंगे। इसमें जो फर्स्ट प्रावधान है, प्रोविजन है, वो है कर्मचारी का अंशदान क्या होगा, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन। सेकंड, नियोक्ता का अंशदान, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। थर्ड, भविष्य निधि खाते में प्रतिवर्ष जमा होने वाला ब्याज, इंटरेस्ट क्रेडिट इनटू प्रोविडेंट फंड अकाउंट। तो फोर्थ है भविष्य निधि में प्राप्य एक मुश्त राशि, लम सम अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम प्रोविडेंट फंड अकाउंट। तो चार प्रकार के इनके प्रावधान के बारे में पढ़ते हैं। आयकर संबंधी प्रावधान प्रकार है। पहला है कर्मचारी का अंशदान।
जो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन है, भविष्य निधि में कर्मचारी का अंशदान कर योग्य होता है। तो कर्मचारी के वेतन की गणना करते समय इससे उसके वेतन में सम्मिलित किया जाता है। यदि वेतन भविष्य निधि में अंशदान के बाद दिया हो, अगर आपको पीएफ का पैसा काट कर दिया गया है तो हम क्या करेंगे, वापस उसमें सैलरी में उसको ऐड कर देंगे। अप्रमाणित भविष्य निधि के अलावा अन्य निधि में कर्मचारी द्वारा किया गया अंशदान धारा 80C के अंतर्गत कटौती प्राप्त होती है। एक बार हम जोड़ देंगे नीचे अंडर सेक्शन 80C में, जो हम डिडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, तो 80C के अंतर्गत जो अप्रमाणित भविष्य निधि ये अनरिकॉग्नाइज्ड, इसको छोड़कर जो बाकी जो 2 प्रकार के प्रोविडेंट फंड थे उसको इसकी छूट नीचे मिल जाती है, यानी 1.5 लाख रुपए तक छूट मिल जाती है। सेकंड पॉइंट हमारा नियोक्ता का अंशदान। नियोक्ता के अंशदान यानी एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन की राशि वैधानिक भविष्य निधि के अंतर्गत कर मुक्त होती है। जो वैधानिक भविष्य निधि है उसके अंतर्गत यह कर मुक्त होती है, लेकिन प्रमाणित भविष्य निधि की दशा में 12% तक, तो रिकॉग्नाइज्ड अपना प्रोविडेंट फंड है उसमें 12% तक कर मुक्त होती है। इससे ऊपर जो भी है वो टैक्सेबल होगी और शेष बचे हुए अंशदान की राशि कर योग्य होती है। अप्रमाणित भविष्य निधि में नियोक्ता के अंशदान की समस्त राशि कर मुक्त होती है। अनरिकॉग्नाइज्ड जो प्रोविडेंट फंड है, यानी जो फर्स्ट हमारा वैधानिक वाला है और सेकंड है अनरिकॉग्नाइज्ड फंड है, इन दोनों में प्रोविडेंट फंड की राशि वो है नियोक्ता का अंशदान है वो टैक्स फ्री है, और जो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है उसमें 12% तक फ्री है, बाद में टैक्सेबल है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। अब देखिए एक चीज़ और है, अगर हम 12% निकालेंगे तो 12% निकालने के लिए सैलरी का 12% है, तो सैलरी में क्या क्या इंक्लूड होगा, सैलरी में इंक्लूड होगा मूल वेतन यानी बेसिक सैलरी होगी, प्लस बिक्री पर कमीशन होगा, और डीए यदि सेवानिवृत्ति के लाभों के वेतन माना जाता है तो उसको हम इंक्लूड करेंगे, नहीं तो इनको इंक्लूड नहीं करेंगे। अगला पॉइंट है भविष्य निधि खाते पर ब्याज। जो ब्याज मिल रहा है उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। भविष्य निधि खाते जमा राशि पर प्रत्येक वर्ष ब्याज प्रदान किया जाता है। वैधानिक भविष्य निधि एवं अप्रमाणित भविष्य निधि पर ब्याज जमा पूर्णतः कर मुक्त होता है, यानी जो वैधानिक और अप्रमाणित है उस पर तो ब्याज फ्री है, जो प्रमाणित वाली है उस पर 9.5 से ऊपर जो भी ब्याज मिल रहा है 9.5% से ऊपर जो ब्याज है वो टैक्सेबल है और 9.5% तक ब्याज कर मुक्त है। अगर जो एक्सेस निकालना हो तो ब्याज की कर योग्य राशि निकालेंगे, जमा हुई ब्याज की राशि अपन ब्याज की दर इंटू करेंगे जमा की दर माइनस 9.5%। अगर मान लो यहाँ 10.5 है तो 10.5 माइनस 9.5 तो 1% हमारा वापस टैक्सेबल हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट है भविष्य निधि खाते से सेवानिवृत्ति या नौकरी की समाप्ति पर प्राप्त एक मुश्त राशि। सेवानिवृत्ति अथवा सेवा समाप्ति पर भविष्य निधि खाते से प्राप्त एक मुश्त राशि अगर लमसम अमाउंट मिली है तो निम्नानुसार कर योग्य होगी। फर्स्ट है वैधानिक भविष्य निधि खाते, तो वैधानिक भविष्य निधि से प्राप्त होने वाली एक मुश्त राशि पूर्णतः कर मुक्त होती है। अगर सेवानिवृत्त हो गया और जो उसने वैधानिक भविष्य निधि खाते में जमा कराया है तो उसके अंदर पूरा टैक्स फ्री होगा, जो मिलने वाली राशि पूरी टैक्स फ्री होगी। सेकंड है प्रमाणित भविष्य निधि से प्राप्त होने वाली एक मुश्त राशि लमसम अमाउंट है, निम्नलिखित में से किसी एक शर्त की पूरी करने पर पूर्णतः कर मुक्त होगी। रिकॉग्नाइज के लिए 3 शर्तें हैं। फर्स्ट है, तो पहली शर्त है वो है कर्मचारी ने अपने नियोक्ता के यहाँ नौकरी छोड़ने से पूर्व लगातार 5 वर्ष या 5 वर्षों से अधिक अवधि तक नौकरी की है। नियोक्ता के पास 5 वर्ष या 5 वर्ष से अधिक नौकरी करना जरूरी है, अथवा कर्मचारी ने 5 वर्ष तक लगातार नौकरी नहीं की हो परंतु उसकी सेवाएं किसी ऐसे कारण से समाप्ति कर दी गई हो जो उसके स्वयं के नियंत्रण में नहीं है, जैसे अस्वस्थता, कोई बीमार हो गया, बीमारी, दुर्घटना, नियोक्ता के व्यापार का संकुचन, या बीमार जो बिजनेस है वो बंद हो गया या फिर कम कर दिया अथवा बंद हो गया है, तो इस टाइप से अगर उसके कोई
नौकरी गई है तो उसको भी हम कंसिडर कर लेंगे। गैप पॉइंट हमारा होगा कर्मचारी ने अपनी नौकरी छोड़ने के पश्चात किसी अन्य नियोक्ता के यहाँ नौकरी कर ली एवं उसके प्रमाणित भविष्य निधि खाते का शेष अन्य नियोक्ता द्वारा रखे गए प्रमाणित भविष्य निधि खाते में हस्तांतरित कर दिया गया। जो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है उसका प्रथम नियोक्ता से दूसरे नियोक्ता को ट्रांसफ़र कर दिया गया हो तो उसको हम टैक्स फ्री कर दें। इन तीनों में जो भी कंडीशन होती है उसमें हम वो अमाउंट टैक्स फ्री हो जाएगी। स्पष्टीकरण देखिए, यदि प्रमाणित भविष्य निधि के एकत्रित शेष का केवल कुछ भाग ही नियोक्ता के यहाँ हस्तांतरित कर दिया जाता है तो ऐसी दशा में ऐसी हस्तांतरित राशि तो करमुक्त होगी, तो शेष राशि तभी करमुक्त होगी जबकि वह उपयुक्त क अथवा ख के अंतर्गत करमुक्त है। ए और बे में आ रहा है तो करमुक्त होगी, नहीं तो नहीं होगी। 5 वर्ष की अवधि में सभी नियोक्ता के यहाँ की गई सेवा शामिल होगी। 5 वर्ष की अधिक अवधि में अगर मान लो 2-3 नियोक्ता के पास काम किया उसने और प्रोविडेंट फंड हमने ट्रांसफ़र करते गए तो उसकी सेवा 5 वर्ष या अधिक मान सकते हैं। यदि कर्मचारी द्वारा प्रमाणित भविष्य निधि से प्राप्त एक मुश्त राशि उपयुक्त नियमों के अंतर्गत पूर्णतः करमुक्त नहीं होती है तो इस प्रकार एक मुश्त राशि में सम्मिलित नियोक्ता का अंशदान और नियोक्ता के अंशदान से सम्मिलित ब्याज की राशि वेतन शीर्षक की आय में शामिल की जाएगी। वो शेष राशि है वो कर्मचारी के स्वयं के अंशदान की राशि पूर्णतः करमुक्त होगी, जबकि कर्मचारी के अंशदान पर ब्याज की राशि अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य होगी। थर्ड पॉइंट है प्रमाणित भविष्य निधि। अप्रमाणित भविष्य निधि से प्राप्त एक मुश्त राशि में सम्मिलित नियोक्ता का अंशदान है उसके अंशदान पर ब्याज की राशि का योग वेतन शीर्षक की आय में कर योग्य होगा। अब यहाँ ये टैक्सेबल हो जाएगा। शेष बची हुई राशि में से कर्मचारी का अंशदान पूर्णतः करमुक्त होता है। देखिए, सम्मिलित नियोक्ता का अंशदान और उसके अंशदान पर ब्याज की राशि का योग जो है वेतन शीर्षक में कर योग्य होगा और शेष बची हुई राशि में से कर्मचारी का अंशदान पूर्णतः करमुक्त होता है, जबकि उसके अंशदान पर ब्याज जो मिल रहा है वो अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य है। देखो, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट, इस पर इंटरेस्ट ये तो टैक्सेबल होगा और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है वो टैक्स फ्री होगा और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पर जो ब्याज लग रहा है वो अदर्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो हेड है उसके अंतर्गत कर योग्य होगा। ये समरी दे रखी है सबकी, तीनों में क्या डिफरेंस है। मान्यता स्वीकृति क्या है, ये हमारा वैधानिक प्रोविडेंट फंड हो गया, ये प्रमाणित हो गया और ये अप्रमाणित हो गया। इसमें शासकीय मान्यता होती है, इसमें आयकर कमीशन स्वीकृत करता है, इसमें कोई मान्यता नहीं होती है। क्षेत्र, ये शासकीय और शासकीय कर्मचारी पर लागू होता है, गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट में लगता है। ये बैंकों, कारखानों एवं व्यापारिक संस्थाओं को कर्मचारी में लागू होता है, प्रमाणित प्रोविडेंट फंड है। और जो अप्रमाणित है इसे कोई भी संस्था अपना सकती है, सामान्यतः छोटे कारखानों में लागू होता है। अब नियोक्ता का अंशदान, इस फंड में नियोक्ता द्वारा दिए गए अंशदान पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। इसमें 12% से ऊपर टैक्सेबल है और इसमें भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता। फंड में रकम पर इसमें कोई ब्याज ध्यान नहीं देना, इसमें कोई ब्याज ध्यान नहीं देते और इसमें 9.5% से अब होते ही टैक्सेबल है। कर की छूट, इसमें ATC में छूट मिलती है और इसमें भी ATC में छूट मिलती है और इसमें ATC में छूट नहीं मिलती है। अवकाश ग्रहण पर प्रभाव, देखिए अवकाश ग्रहण के समय इस फंड में जमा रकम तथा उस पर ब्याज की इकट्ठी राशि कर्मचारी को प्राप्त होती है, से रकम करमुक्त होती है। ये टैक्स फ्री है। इसमें जो भी अमाउंट रिटायरमेंट पे या मिलती है वो टैक्स फ्री है। और सेकंड में अवकाश ग्रहण के समय इस फंड में जमा रकम अथवा उस पर ब्याज की इकट्ठी राशि कर्मचारी प्राप्त होती है। यह रकम कुछ शर्तें पूरी, जैसे 3 शर्तें थी, 5 साल लगातार सेवा करना तो हुई ये टैक्स फ्री होगी, नहीं तो वापस टैक्सेबल हो जाएगी। नेक्स्ट है अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड में जब रकम मिलती है तो नियोक्ता द्वारा दिया गया अंशदान उस पर ब्याज टैक्सेबल होगा वेतन शीर्षक में और कर्मचारी अंशदान टैक्स फ्री होगा और कर्मचारी के अंशदान पर ब्याज है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज शीर्षक में टैक्सेबल होगा। एक एग्जाम्पल लिया मैंने 3.17। श्री सचिन मेहता मुंबई में कर्मचारी, कंपनी में कर्मचारी है, उसको 8,000 रुपये प्रतिमाह मूल वेतन, 8,000 प्रतिमाह मूल वेतन है, 1,500 रुपये महंगाई भत्ता है और 1,800 प्रतिमाह मकान किराया भत्ता है और 400 रुपये प्रतिमाह बोनस और बिक्री पर 2% कमीशन मिलता है। गत वर्ष में उनकी बिक्री की राशि 5 लाख रुपए थी, इस पर 2% कमीशन हो जाएगा।
वे अपने स्वयं के मकान रहते हैं। अगर खुद के मकान में रहते हैं तो हाउस रेंट अलाउंस है वो पूरा टैक्सेबल होता है। वे अपने वेतन एवं महंगाई भत्ते का 15% भविष्य निधि में स्थान करते हैं, जिसमें कंपनी भी इतना स्थान करती है। 15% खुद करता है और 15% कंपनी करती है। उनके भविष्य निधि खाते में 13% वार्षिक दर से 11,700 रुपये ब्याज जमा किया गया। इसकी कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए वेतन से सकला क्या होगी? ग्रॉस सैलरी निकालनी है आपको, इनकम फ्रॉम सैलरी से। तीनों प्रकार के आपको प्रोविडेंट फंड होते हैं, क्या फर्क पड़ेगा? तो पहले स्टेचुरी लेते हैं प्रोविडेंट फंड, सेकंड रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, थर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। इन तीनों में अलग अलग कंडीशन में क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा? तो पहले हम सैलरी, बेसिक सैलरी 8,000 × 12 पर मंथ ले ली, इसमें 96,000 एंड 96,000। DA भी तीनों में सेम ही आएगा, 1500 × 12 18,000 18,000 18,000। कमीशन ऑन सेल्स भी सेम आएगा, 10,000 10,000 और 10,000। हाउस रेंट अलाउंस भी सेम है, 21,600 21,600 21,600, क्योंकि स्वयं के मकान में रहा तो ये पूरा टैक्सेबल होगा। अब जो डिफरेंस आएगा वो आएगा प्रोविडेंट फंड का। जो एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड है, जो इसमें इन दोनों में कोई भी लिमिट नहीं है, बट इसमें कंट्रीब्यूशन 12% और ब्याज में 9.5% से अबव है, उसको हम टैक्सेबल कर देंगे। तो पहले फर्स्ट देखिए, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू PF 17,100 है, उसमें से 14,880 12% होता है। तो जो बाकी जो 2,200 है, 2,220 ये इसके अंदर टैक्सेबल हो जाएगा। फिर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन PF। इंटरेस्ट ऑन PF 11,700 दे रखा है, तो 11,700 है वो 13% है, इंटू 9.5% करेंगे तो 8,550 तक टैक्स फ्री होता है। तो 11,000 में से 8,550 लेस कर देंगे तो 3,150 है वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो इसका मतलब है, एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, जो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है उसमें 12% एंड 9.5% की लिमिट है। 12% तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन से ज़्यादा करता है तो टैक्सेबल होगा, और ब्याज अगर 9.5% से वो मिलता है वो टैक्सेबल होगा। तो पूरा लेके हम 9.5 लेस कर देंगे तो जो एक्सेस इंटरेस्ट है 9.5 से वो इसके आ जाएगा। वर्किंग नोट देखिए, मकान किराए भत्ते की संपूर्ण राशि कर योग्य है, क्योंकि कर्मचारी मकान स्वयं के मकान रहता है, ये ठीक है। प्रमाणित भविष्य निधि में नियोक्ता ने मूल वेतन महंगाई भत्ते का आधार 15% ऑफ 96,000 माइनस 18,000, 6,000 प्लस 18,000, क्योंकि जो DA है, तो DA है वो सेवा सत्रों का दिन दिया नहीं, तो खाली 96,000 एंड जो DA एक मिनट DA देखते हैं, DA इसमें क्या लिखा हुआ है। मैं 1800 प्रति माह मकान किराया बताया, मूल वेतन और महंगाई बताया 1500 प्रति माह महंगाई बताया, तो इसमें कुछ दिया हुआ नहीं है। इसको मान लेते हैं कि ये सेवा सत्रों के अधीन है। तो इसमें क्या करेंगे, 96,000 प्लस 18,000 DA और 10,000 रुपये कमीशन ऑन सेल्स। कमीशन ऑन सेल्स जुड़ता ही जुड़ता है। DA कब जुड़ता है, जब हम वह सेवा सत्रों के अधीन हो। हम मानेंगे क्योंकि सेवा सत्रों अधीन क्यों होगा, क्योंकि जो DA वेतन एवं महंगाई भत्ते का दे रहा है वो 15%, तो इसमें DA में जोड़ना जरूरी हो जाएगा। तो इसका 12% देगा, तो 96 प्लस 18,000 और प्लस 10,000, तो ये 1,24,000 का 12% हो जाएगा, 14,880 रुपये। और 17,100 जमा था, उसमें 14,880 हमारा 12% होता है, तो एक्सेस जो है 2,220 ये टैक्सेबल हो जाएगा। धन्यवाद।